टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अयोध्या की इस पावन भूमि से, राम की इस नगरी से क्या संदेश निकल कर जा रहा है, आज हम करेंगे चर्चा। बेहद खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद रहेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ये कहती हैं कि राम सत्य के प्रतीक हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो ना तो माता की शक्ति को जानते हैं और ना ही वो सत्य की शक्ति को समझते हैं। वहीं राम गोपाल यादव ये कहते हैं कि राम के नाम पर कुछ लोग पेटेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूजा पाठ की ये पद्धति पाखंड है। नरेंद्र मोदी जब राम का नाम लेते हैं तो ये कहते हैं कि राम आस्था के प्रतीक है, राम सनातन के प्रतीक है, राम समाधान के प्रतीक है, राम विश्वास और लोकतंत्र के प्रतीक है। लेकिन वहीं ममता बनर्जी ये कहती हैं कि राम नवमी का दिन था, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होना था। राम नवमी बीत भी गई बिना किसी गड़बड़ के, तो देश की जनता क्या सोचती है, हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले जरा जोरदार तालियां हो जाए अयोध्या वासियों के लिए। राम की नगरी में इस वक्त हम बैठे हुए हैं। चार बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद है। आइए सबसे पहले आपको बता दें, आज के हमारे इस चर्चा में शरीक हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अवधेश पांडे बादल साहब हमारे साथ मंच पर हैं। समाजवादी पार्टी की आरएलडी की ओर से रोहित अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से शरद शुक्ला हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं और पीयूष मिश्रा स्पोक पर्सन एसबीएसपी की ओर से हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी के इस मंच पर। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी से ही हो जाए, हौसले कितने बुलंदी पर हैं? असुरों का संहार होगा, सत्य की विजय होगी, मोदी जी की सरकार बनेगी। क्योंकि राम जी के जो चिन्ह हैं, राम जी के जो लक्षण हैं, वो धर्म के ही लक्षण हैं। और वो धर्म के लक्षण हैं कि असुरों का संहार हो। जो लोग सनातन का विरोध करते हैं, जो लोग शक्ति का विरोध करते हैं, जो लोग सनातन मूल्यों का अपमान करते हैं। ना पांडे साहब, प्रियंका गांधी तो ये कह रही है कि राम सत्य के प्रतीक है और इस वक्त जो सत्ता में बैठे हैं उनका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। अरे उनके भाई वो शक्ति के उपासक नहीं है। उनके भाई राहुल जी कहते थे कि जो मंदिर में जाते हैं बस पर लड़कियों को छेड़ते हैं। तो किस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी राम जी का दर्शन नहीं किया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कभी राम जी का दर्शन नहीं किया, सोनिया जी ने कभी राम जी का दर्शन नहीं किया, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने कभी राम जी का दर्शन नहीं किया। वो राम को काल्पनिक मानते हैं। और यहाँ अयोध्या सीट से ऐसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जिस समाजवादी पार्टी ने निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाने का काम किया था, जिस समाजवादी पार्टी ने दंगा फैलाने का काम किया था, जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में फैजाबाद में दंगा लगा था, जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में फैजाबाद की कचहरी में बम विस्फोट हुआ था। और आश्चर्य की बात यह है कि जो उसका हेड था, तारिक कासमी नाम का जो आतंकवादी था, उसका मुकदमा वापस लेने की घोषणा समाजवादी पार्टी ने की थी। इसलिए आज समाजवादी के प्रवक्ता अयोध्या के मंचों पर नहीं आते। दूसरी मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ कांग्रेस के एक बहुत पुराने नेता हुए निर्मल खत्री जी, जो 2 बार सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने केवल राम जी के चरणों में जाकर के प्राण प्रतिष्ठा में दर्शन कर लिया। ये सीट कांग्रेस के पक्ष में होने वाली थी, लेकिन इससे उनको महरूम कर दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और ये इंडी अलायंस की सोच है। जो लोग सनातन का अपमान करेंगे, जो लोग शक्ति का अपमान करेंगे, वही लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके अयोध्या को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। शक्ति का अपमान और तुष्टीकरण की राजनीति, तीन आरोप आपके ऊपर। शरद जी क्या जवाब देंगे? देखिए, आपको जय सिया राम, लोकतंत्र है, इनका आरोप मैं स्वीकारता हूं और उसका जवाब देता हूं। इन्होंने अपनी बात शुरू करी, इन्होंने पहले कहा कि राम जी सत्य का प्रतीक है, राम जी लोकतंत्र का प्रतीक है, राम जी के बारे में इन्होंने तमाम सारी बातें कही। आप बताइए, राम राज्य की ये बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि राम की प्रजा के साथ जो किसान है, क्या राम की प्रजा नहीं है क्या? वो उस किसान के लिए इस जमीन के अंदर कीले गाड़ना क्या सही था? क्या राम की प्रजा के साथ क्या यह न्याय सही था? क्या राम की प्रजा महिलाएं नहीं है? वो महिला जिला पंचायत चुनाव के दौरान इनके दुशासनों ने चीर खींचा उस महिला का, क्या महिला वो राम की प्रजा नहीं थी क्या? इस देश के खिलाड़ी जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, क्या उनके साथ जो अन्याय हुआ, क्या राम की प्रजा नहीं है क्या? वो राम की प्रजा वो नहीं है जिन्होंने चंदा दिया इस राम मंदिर को बनाने के लिए? इनके मेयर और इनके तमाम सारे नेताओं ने चंदे की चोरी करी, पूरे देश ने देखा, क्या वो राम की प्रजा नहीं है क्या? तो राम की प्रजा के साथ इन्होंने भेदभाव किया है। यहाँ राम का मंदिर बन रहा था, यहाँ के लोगों ने गोलियां खाई, कार से कहते ना गोली चलवाई, मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, इन्होंने उनको पद्मश्री दिया। और जिस समय मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, सरकार के अंदर सबसे बड़े पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था,
आज ट्रस्ट में सबसे बड़े पद बैठा हुआ है, इनसे पूछिए इस बात को। लेकिन फिर सुन, एक मिनट बात पूरी हो जाए, पहले बात पूरी हो जाए। इन्होंने कहा इसी अयोध्या के अंदर 2 पीढ़ी राम के खिलाफ मुकदमा लड़ा, हाशिम अंसारी, इकबाल अंसारी, उनको काट दे दिया। संतोष दुबे शिवसेना के हैं, 16 गोली खाए, 21 दिन वो कोमा में रहे, उनको इन्होंने नहीं बुलाया। राम सेवक यादव, उन्होंने जो राम लला के लिए भोग बनाते थे, उनको काट नहीं दिया, वो व्यक्ति इसी मुकदमे में गवाह था। यहीं थोड़ी दूर पे कुलदीप पांडे, जो बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ के उसका विध्वंस कर रहे थे, उनको इन्होंने नहीं बुलाया। किसको बुलाया इन्होंने बुलाया कैटरीना कैफ को, रणबीर कपूर को। ये कार सेवा करेंगे? आप मुझे बताइए। बुलाया था, आप मुझे बात सुनिए, शरद जी, आपके मैंने सारे आरोप सुने और इस पर बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी जवाब देगी। लेकिन शरद जी एक बात बताएं, पीछे ही राम मंदिर का पूर्वी द्वार है, हमारा कैमरा लगातार ये राम मंदिर का पूर्वी द्वार दिखा रहा है। इस द्वार को पार करके आप भी तो रामलला के दर्शन करने गए होंगे? बिल्कुल गए हैं। राहुल जी क्यों नहीं आए? राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी। हमको आज की तारीख में आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता इसी बात से नाराज होकर चले गए। अमित शाह क्यों नहीं आए? सुनिए ना, अमित शाह क्यों नहीं आए? सुनिए शरद जी, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रवक्ता पार्टी का दामन छोड़कर चले गए इसी आरोप के साथ कि सनातन का मान क्यों नहीं रखा राहुल जी ने, सनातन का मान क्यों नहीं रखा प्रियंका जी ने? जिसकी बात आप कर रही हैं, दो बार उनका विधानसभा चुनाव लड़वाया, लोकसभा लड़वाया, इससे ज्यादा उनका कुछ हो नहीं सकता। इसके बाद पब्लिक में रहेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं और डरेंगे। जो वो तो ये कह रहे थे कि चुनाव उनसे जबरन लड़वाया गया। हाँ, बच्चे हैं वो बच्चों को लड़वाया गया जानबूझ के। देखिए ऐसे मजाक भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद लोग करते हैं। और संजय निरुपम और रोहन गुप्ता, आप सबकी बातों को नकार देंगे? जो भी व्यक्ति, सुनिए, जब इस देश के अंदर स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तो जो लोग लड़ रहे थे ना, उसे लोग बैठ के बाहर देख रहे थे। तो हम लड़ने वाले लोगों को यहाँ कांग्रेस पार्टी में हो सकता है, जिसको छोड़ के डरना हो, भागना हो, लोटस कंपनी में चला जाए, स्वागत वहां पे होगा। ठीक है, लड़ने वाले यहाँ हैं, डरने वाले कहाँ हैं? ये इशारा दे रहे थे आरएलडी की तरफ, क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की तो जो ईमानदारी की कस्में और ईमानदारी की गवाही देश की जनता देती है राष्ट्रीय लोकदल की, चौधरी चरण सिंह जी से लेके चौधरी अजीत सिंह जी से लेके माननीय जयंत चौधरी जी, आज तक एक छींटा नहीं लगा भ्रष्टाचार का। ना तो हम पे ईडी का मुकदमा था, ना हम पे इनकम टैक्स की रेड हुई थी, ना हम पे सीबीआई का कोई मुकदमा था। हम तो चले गए ना इनका साथ छोड़ के, क्योंकि हम गए हैं इनका पिंडदान करने के बाद। इंडिया गठबंधन का पिंडदान करने के बाद राष्ट्रीय लोकदल गया है। ईवीएम को ये बताते हैं ईवीएम हैक है। अगर ईवीएम हैक है तो भाई क्यों जा रहे हो चुनाव लड़ने? तो इसका मतलब ये है कि जिस ईवीएम के ऊपर आपको तेलंगाना में सरकार मिली, ये तो कह रहे लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दे रही है बीजेपी। अरे भाई, जनता के बीच में रहोगे नहीं, सबके पीछे ईडी सीबीआई छोड़ दिए जाएंगे, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी इंडिया गठबंधन के नेता ही बता रहे थे ना, जो लोग छोड़ के गए हैं वो जनता के बीच में नहीं रहते थे। तो ये पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन की स्थिति है। भाई, जनता के बीच में रहोगे नहीं, भगवान राम का विरोध करोगे, भगवान राम की धरती पे खड़े होकर भगवान राम का विरोध करोगे, तो भाई शरीर तो ठंडा होगा ही। और जब शरीर ठंडा होगा तो फिर एक ही नाम निकलता है, राम राम सत्य है। और देश की जनता की भावनाओं को छूने का काम अगर किसी ने किया है तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यहाँ तो इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता को ये भी नहीं पता कि मुलायम सिंह को पद्मश्री नहीं पद्म विभूषण मिला था। ये भी मुझे करेक्ट करना पड़ता है। तो ये तो दशा है इनके प्रवक्ताओं की। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्या जनता के बीच में रहते होंगे, जिसको अपने ही जनता के नेताओं की जानकारी नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है और राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, आज आरोप तो बीजेपी पर यही है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं। पीछे अगर सीबीआई ईडी को छोड़ दिया जाएगा तो चुनाव पर ध्यान देंगे या कानूनी लड़ाइयां लड़ेंगे? देखिए मीनाक्षी जी, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं सीबीआई ईडी का छापा पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? साथी बन गए ना, यही तो आरोप क्यों नहीं पड़ा? ये इसी बात पे मुखर विरोध किया जब तक सपा के साथ रहे, गठबंधन में रहे ना, समाजवादी के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा ना 2022 का। किसने माहौल खड़ा किया? कहां तक भाजपा को ले गए? और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की नीति नियत और हालत ऐसी हो गई है तो उनके साथ रहने से क्या मतलब था? अच्छा, कैसी है नीति और नियत समाजवादी पार्टी? नीति और नियत, अयोध्या की पावन धरती पे खड़ा हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी ने, आपको याद होगा, 2 बाई इलेक्शन हुए, एक रामपुर का और एक आजमगढ़ का। अखिलेश यादव जी को समझाते रहे निकलो चलो, एसी से निकलो, नहीं गए। रिजल्ट क्या रहा? सबको पता रहा कि ये खुद ही जो है ये नहीं चुनाव लड़ना चाहते, नहीं मैदान में आना चाहते।
तो हम लोग करते क्या फिर? इनको हम तिलांजलि दे कैसी दी। स्पष्ट कर दूं, जो नारा दिया गया है अब की बार 400 पार, वह अब की बार आप देखिएगा वो फलीभूत होगा। एनडीए राजग गठबंधन जो है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसके साथ हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में और बिहार के 40 लोकसभा सीटों में कदम से कदम मिलकर चलने का कार्य कर रहे हैं। और देखिएगा इसका रिजल्ट ये आएगा। और एक सीट हम लोगों को जो एनडीए के गठबंधन में माननीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी जो घोसी का लड़ रहे हैं छड़ी चुनाव चिन्ह पर, वो भी हम बहुत बड़े मार्जिन से देखिएगा। अच्छा, ये 4 जून को हम 80 में से कितनी ला रही है दर्ज एनडीए? करेंगे जी। 80 में से एनडीए कितनी ला रही है? मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो 80 में से पूरी 80 आ रही। जो एक सीट कांग्रेस के लिए छूट गई थी ना पिछली बार, अब की देखिएगा, और जो पिछली बार जीते थे वो भी अब की साफ होगा। अच्छा, ये सुभाषपा और आरएलडी वाले ये एनडीए में है ना? एनडीए में है। हाँ जी। असल में क्लियर नहीं होता, बात बदलते रहते हैं, इधर उधर कूदते रहते, पता नहीं चल पाता है। अरे पता तो आपका भी नहीं चलता कब कौन सा नेता किधर चला जाए भाई। पता तो आपका भी नहीं चलता। गौरव वल्लभ इंडिया गठबंधन का पक्ष रखते थे, आज इंडिया का पक्ष रखते हैं। रुके रहिए भाई पहले ये तो पता कर लो, पहले ये तो पता कर लो मुलायम को पद्मश्री मिला था, पहले ये तो देखो भाई। आपने ऑन एयर बोला है मुलायम सिंह को पद्मश्री मिला है, तो अपने नेता की जानकारी नहीं है इनको। और वो सम्मान पद्म विभूषण किसने दिया? मोदी सरकार ने दिया। चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान किसने देने का काम किया? चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान देने का काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया। इन्होंने क्या किया? सिवाय गांधी परिवार के आगे इनको कोई दिखा नहीं। नेहरू जी ने खुद को ही पद्मश्री अमेठी और रायबरेली पर बात हो जाए एक बार। अमेठी और रायबरेली क्यों नहीं दिया गया? अमेठी और रायबरेली का रिश्ता गांधी परिवार के साथ कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है, परिवार का रिश्ता है। और हमारे रिश्तेदारियां करी वहाँ, धैर्य रखिए गांधी खानदान धैर्य रखिए। लोगों ने अपनी बहू देखिए भाई साहब, जब मैं बोलता हूँ कष्ट बहुत होता है। आप बताइए ना, उधर मुड़ूंगा, गांधी खानदान के कितने लोगों ने अपनी बहू बेटियां बयाई हैं अमेठी और रायबरेली में? आप बताइए। अब इधर मुड़ूंगा भी, देखा रहिए, बताइए आप। एक एक करके इलाज होगा, धैर्य रखिए। इन्होंने कहा कि अमेठी इलाज तो आपका जनता ने कर दिया है भाई साहब। इलाज तो आपका जनता ने कर दिया है। अरे इलाज तो जयंत चौधरी का किया था। जयंत चौधरी इलाज जयंत चौधरी किया था। तुम्हारे मार नेताओं लाठी का इलाज कर दिया है जनता ने। सरकार ने, यूपी सरकार नहीं पा रहे हैं। जयंत चौधरी बात हो रही है यहाँ, तो लाठी मारी थी। बोलने दीजिए। जयंत चौधरी को मार लाठी सरकार ने मारा इनको। इलाज तो आपका किया था, इनका इलाज किया था। इनके नेता कहते थे मैं चमन्नी नहीं पलट जाऊंगा। एक सीट पे केवल कांग्रेस है, देखिएगा वो भी सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस का जो गुरूर है एक सीट का, देखिएगा इस चुनाव में वो भी साफ होगा। चलिए शरद जी, अमेठी और रायबरेली को लेकर मेरा प्रश्न था। बातें सारी जगह से घूमकर आती हैं। बीच में बोलेंगे मैडम तो जवाब तो दूंगा ना फिर। बोलिए, अब बोलिए। अमेठी और रायबरेली के सीटें आएंगी। हमारे यहाँ सीसी होता है, कोई कहीं किसी हेडक्वार्टर से फैसला नहीं आता है। बाकायदा लोकतांत्रिक व्यवस्था सीसी होगी और एक सप्ताह के भीतर 5वें चरण में चुनाव है। अब परेशान नहीं, आएगा टिकट आ जाएगा। ठीक है, हाँ टिकट आएगा, सीसी के निर्णय पर आएगा। यही बात राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? आयुष शुक्ला हूँ, यही अयोध्या का निवासी हूँ। भाई साहब शरद शुक्ला जी को ही कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि अमित शाह जी नहीं आए। ये बताइए, दल का हर एक नेता आके दर्शन करे, इनका कितना कौन नेता? निर्मल खत्री आए थे। निर्मल खत्री आए थे तभी तो टिकटवा काट दिए भाई साहब। निर्मल खत्री, पहले पता कर लीजिए इस बात को आप भाई साहब। इसको पहले सुनिए इधर। और जो नारा आपकी बात 400 पार का दिया गया, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। विकसित भारत के लिए मैम, इसी अयोध्या की धरती पे, जिस रोड पे जहाँ पे आप आज डिबेट कर रही हैं, यहाँ आने लायक की व्यवस्था नहीं थी, आने की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर के लिए आप जहाँ पे आज कर रही हैं ये डिबेट, इसी के ठीक सामने राम मंदिर का प्रवेश द्वार है। आप देख सकती हैं कितना विकसित हो रहा है। जो अयोध्या का जो पुनर्जागरण हुआ है, कांग्रेस ने कभी क्यों नहीं किया? क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाए ये लोग? और फिर कहते हैं कि 400 पार तो सिर्फ देखने में है, होगा नहीं। 80 सीट ला रहे हैं और लेके आएंगे। अरे मैनपुरी भी तो है। मैनपुरी है, इटावा है, जितनी सीट है देखते जाइए। कहते थे रामपुर भी जीत रहे हैं, रामपुर खत्म हो गया। रामपुर भी तो कह रहे थे कि आजम खान साहब एकदम पूरा कैंडिडेट बदल के हो तो शायद हो सकता है खत्म हो भी जाए। लेकिन क्या कहना चाहिए? इधर आइए, इधर आकर बात करिए। लेकिन ये तो जनता है, जनता तय करेगी किसका बेड़ा पार होगा और किसकी नैया डूब जाएगी। क्या नाम है आपका? पहले तो इधर देखिए। मेरा अनिरुद्ध पाठक नाम है, मैं अयोध्या वासी हूँ। मेरी नजर में सारी पार्टी फेल है। सहारा ग्रुप के 13 करोड़ डिपोजिटर तिल के मर रहे हैं। आज 10 साल से तिल के मर रहे हैं।
एक डिपॉजिटर के 5 लोग हैं, 65 करोड़ लोग इससे डिस्टर्ब हैं। न कांग्रेस को पड़ी है न बीजेपी को पड़ी है। किसी की शादियां रुक गई, किसी का जो है कि घर बिक गया, 12 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और कांग्रेस और बीजेपी, मैं तो नोटा पे वोट दूंगा। किसी ने 13 करोड़ लोगों का ध्यान नहीं दिया, किसी ने 13 करोड़ के बारे में नहीं सोचा। 65 करोड़ लोग आज प्रभावित है भारत में। अच्छा, ना आपको कांग्रेस पसंद आ रही ना बीजेपी पसंद आ रही, कोई दूंगा। आज 12 साल बीत गए, 13 करोड़ लोग की जिंदगी जहन्नुम हो गई और ये लोग वोट की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। अच्छा, सुशासन करोड़ लोगों के से पूछिए उनके घर में उनकी जिंदगी कैसे चल रही है। ये देखिए, ये तनाव भी बड़ा जायज है। और किसी को कुछ कहना है? जरा उधर आप कुछ कहना चाहेंगी? इधर क्या आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कन्हैया लाल, मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ कि ये कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, बराबर झूठ बोल रहे हैं। जब इनके पास इतनी सीटें भी नहीं है लड़ने लायक, तो ये कैसे कह रहे हैं कि हम मतलब सरकार बना लेंगे? वो ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी है, इधर शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं। 280 हो जाएंगी, 280 हो जाएंगी इनसे, बताइए आप। शरद जी बताइए, अरे 280 मैं कोई हो ज्योतिषी जाएंगे? नहीं हूँ मैडम। अरे पहले चाचा समझिए सवाल क्या है, आप पूछ क्या रहे हैं? चुनाव होगा, सीट तब आती है, अभी कितनी चुनाव न लड़े क्या? परसों 150 सीटें आएंगी, 2 सीटें छोड़ दो। ये ओपिनियन पोल बता रहे हैं अपना, वो कह रहे 150 सीटें आएगी। अरे जो वहां से आता है, ये जनता आप की क्या कह रहे आवाज हैं? है अच्छा और अच्छा, एक जनता मिनट की रुक आवाज जाइए, बहुत एक दूर मिनट। तक जाती इंडिया है। अलायंस को कितनी सीट आएगी? इंडिया अलायंस को यहाँ 375 सीट आ रहा है। 375 इंडिया अलायंस को आ रहा है, तो फिर बीजेपी इंडिया को आ रहा, मतलब मोदी जी को आ रहा है। मोदी जी भी इंडिया है क्या? नहीं ये एनडीए है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, क्या 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 कहना चाह रहे थे आप? क्या कहना चाह रहे थे? हम तो बोले कुछ नहीं थे, लेकिन इतना ही बोलेंगे कि जो भी किए हैं मोदी जी योगी जी मिलके उत्तर प्रदेश के लिए, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक चीज हुआ है। और ऐसा यदि उनको 5 साल और समय मिलेगा तो इस भारतवर्ष को बदलने में उनको बहुत ही यानी 5 साल और देने के लिए तैयार है। पीछे कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए। मैम, सबसे पहली बात, हम इंडियन अलायंस की पार्टी से एक सवाल करना चाहते हैं। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी लगातार शराब घोटाले में जेल में है, तो जेल में जाने के बाद अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? और हमारे बिहार का जो लालू जी जेल में गए थे, वो अपना पत्नी को बना करके सीएम बना करके गए थे, तो सुनीता केजरीवाल को या तो इस्तीफा दे करके दूसरे को क्यों नहीं बना रहे? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं इनका सवाल समझ गई। श्रवण जी वो ये चाह रहे हैं कि आप अपने साथी पर जवाब दें। पहले जिन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अब उन्हीं के साथ आप लोगों ने गठबंधन कर लिया। आज की तारीख में मुख्यमंत्री साहब जेल में हैं और वहीं से सरकार चला रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? देखिए, ईडी, सीबीआई और इस तरह जो तमाम सारी संस्थाएं हैं, ये बीजेपी के फ्रंटल संगठन की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। तमाम सारे इस तरह मुख्यमंत्री भाई, उनके अंदर आप झारखंड जाके देख लीजिए, वहां भी यही व्यवस्था चल रही है। देखिए, जो भी मुकदमे हुए हैं, न्यायालय पर हमको विश्वास है, न्यायालय फैसला करेगा। और इसका फैसला, एक मिनट धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए। हमसे पूछा क्या फर्जी बता रहे हैं अब आप कह रही हैं हमको आरोप लगाया था। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने योगी और मोदी जी को बाकायदा मंच से मां बहन की गाली दी थी। शायद अगर वीडियो प्ले कर दूं, बीप करना पड़ेगा आपको। अच्छा, इनको तो मंत्री बना दिया। अच्छा, इनसे नहीं पूछेंगे क्या बना दिया। देखिए, देश में बड़ी लड़ाई चल रही है। आपको बनना था क्या मंत्री? अरे धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अरे जनता से वोट लेना पड़ता है मंत्री बनने के लिए। विडंबना बड़ी है कि जिस लालू जी को ये जेल भेजे, उसी के साथ गड़बड़ियां कर रहे हैं। इनसे इनको बुरा नहीं लग रहा है? गाली दी कि नहीं गाली दी? दयानिधि मारन को योगी जी के, सुनिए कर रहे हैं। योगी जी की और मोदी जी की मां को गाली दी कि नहीं दी? योगी जी और मोदी जी की मां बहन गाली दी कि नहीं दी? इन्होंने गाली दी कि नहीं दी? इनसे पूछिए। चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की मां बहन गाली दी कि नहीं दी? इनसे पूछिए पहले। ऐसे
लोगों को राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। ये राजनीति करने की बात करते हैं, ये राजनीति करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने उत्तर भगवान राम को काल्पनिक बनाने वाले अयोध्या में मैं फिर से मूल सवाल पर आ रही हूँ, मैं फिर से मूल सवाल पर आ रही हूँ। सोनिया गांधी ने वाकई में बड़ा दिल दिखाया, सुनीता केजरीवाल को अपनी बगल वाली सीट पर बैठाया, सम्मान दिया, बात की। वो ये शायद भूल गई कि कितनी ज्यादा आलोचना उन्हीं अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की थी। अरे सत्ता चाहिए इनको किसी भी तरीके से, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के भूखे लोगों को कुर्सी चाहिए, सिर्फ कुर्सी के भूखे लोग हैं ये। श्रवण जी बोले, जो जिस अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के ऊपर कदम रख के शीला दीक्षित जी का अपमान करके, जिसने शीला दीक्षित जी का अपमान करके कांग्रेस नेताओं को गालियां, लेकिन वो ये कह रहे हैं ना, ये सब कुछ ईडी और सीबीआई की वजह से हो रहा है। आरोप सीधा भारतीय जनता पार्टी पर कहा है। करते थे ईडी और सीबीआई की वजह से आज की तारीख में इंडिया अलायंस के जितने पार्टीज हैं उन सबके किसी ना किसी नेता पे कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई चलाई जा रही है, जिससे कि चुनाव पर ध्यान केंद्रित ना हो पाए और आपका 400 पार का सपना पूरा हो जाए। लालू यादव जी जब जेल गए थे तो किसकी सरकार थी? तब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स किसका था? और केवल 3% मुकदमे ईडी सीबीआई के पास राजनीतिक दलों के लोगों के हैं, बाकी 97% मुकदमे दूसरे लोगों के हैं। और ईडी सीबीआई ने कितना माल जब्त किया है, उस कारण इन लोगों के पेट में दर्द है। पहले कहते थे कि केजरीवाल कहते थे कि सोनिया गांधी जी को जेल भेजो, लालू जी को जेल भेजो। अब देखिए सब भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए हैं, चोर सब इकट्ठा हो गए हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, सोच रहे हैं जोर से। और आपकी पार्टी में आते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। हमारी पार्टी में कोई भी जो आया है, किसी का वापस नहीं हुआ है, सबकी कार्रवाई हो रही है। ऐसा कुछ नहीं, हमारी बैठे हुए हैं सब। सबका साथ सबका विकास की बात करती है और इसीलिए सबका विश्वास हासिल कर रही है। तभी तो वॉशिंग मशीन कांग्रेस पार्टी दिखाती है। आज कांग्रेस पार्टी वॉशिंग मशीन क्यों दिखाती है? हमारे साथ जनता है, हमारे साथ 51% से ऊपर जनता है। वो कौन सी नेता है? जनता का कनेक्शन सीधा भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से है, इसलिए लगातार सरकार बन रही है। हम जब आते हैं तो देश में विकास का काम करते हैं। अभी किसानों की बात आई थी, किसानों को हम सम्मान निधि देते हैं, नारी के सशक्तिकरण के लिए उनके लिए हमने आरक्षण विधेयक पास किया। हमने कहा था 370 हटाएंगे, उसको हटाने का काम किया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, आपने रोक दिया था उसको बनाने का काम किया। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर उन्हीं किसानों को तो रोक भी दिया था अपनी पार्टी ने। देखिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर कोई कदम उठाए जाते हैं वो देश में स्वीकार होते हैं। वो किसानों का अगर हम सम्मान न करते तो हम एमएसपी बढ़ाने की बात न करते। अगर हम किसानों का सम्मान न करते तो किसान सम्मान निधि न देते। अगर हम किसानों का सम्मान न करते तो जो फसलों का आय है उसको 2 गुना करने की बात न करते। हम आज के परिवेश में सभी के विकास की बात करते हैं और इसीलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और अयोध्या के अंदर आप अयोध्या में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 50,000 करोड़ रुपए की परियोजना से अयोध्या का विकास हो रहा है। अयोध्या आप चारों तरफ घूम लीजिए, अयोध्या का रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अयोध्या का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अयोध्या को जोड़ने वाली सभी सड़कें 4 लेन 6 लेन, 1 दर्जन ओवरब्रिज आपको बनते हुए दिख रहे हैं। जन्मभूमि के सारे पथ विकसित हो रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। अयोध्या की सड़कें चौड़ी हो गई हैं, राम मंदिर बन गया है, रोजगार का सृजन हुआ है, हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात किसानों की मैंने लाई, किसानों के मुद्दे पर आरएलडी का स्टैंड क्या है? क्योंकि किसान जो निकले पंजाब से उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया। जब जनता वोट का बटन दबाने जाएगी तो उनके जहन में क्या ये घटना नहीं आएगी? देखिए एक बात समझिए, किसानों का हक है आंदोलन करना और आंदोलन करने के बाद उनको सरकार को सुनना ये भी सरकार का हक है। आप देखिए 3 काले कृषि कानून आए, किसानों ने 13 महीने तक आंदोलन किया, सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई और 3 के 3 काले कानून वापस लिए। किसानों ने जब भी अपनी आंदोलन की आवाज उठाई है, सरकार ने कुछ ना कुछ मांगे मांगनी है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी मीनाक्षी जी, लोकतंत्र के अंदर, बड़े लोकतंत्र के अंदर जनता अपने मुद्दे बताती है और सरकार उनमें से कुछ ना कुछ चूज करके उस समय के हिसाब से जो होते हैं उनको पूरा करने का काम करती है। और विपक्ष की जो भूमिका होती है वो यही होती है कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाए। पर आज विपक्ष की क्या स्थिति है? भैया हमारे युवराज को कुर्सी पे बैठा दो। भैया, एक भैया जी हैं, भैया जी कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम अभी भी हैं।
है ना। तो स्थिति ये है कि भैया जी मुख्यमंत्री की कुर्सी से ही नहीं उतर पा रहे हैं। अरे भाई साहब, जनता आपको नकार चुकी 2017 में, 2022 में, अब पुनः आपको इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाने नहीं चाहते। अगला सवाल शरद जी, राहुल गांधी को तो बड़े बड़े चुनावी विश्लेषक ये कहते हैं कि उन्हें रिटायरमेंट ना सही लेकिन अब एक सेमीकोलन तो लगा लेना चाहिए, एक पॉज तो ले लेना चाहिए। प्रशांत किशोर आपकी पार्टी के लिए भी देखिए काम कर चुके हैं, अब उनकी समझ को मत चैलेंज कर दीजिएगा। पूछिए तो जवाब ले लीजिए। प्रशांत किशोर जितना मैंने काम किया है, कांग्रेस पार्टी में था मैं, प्रशांत किशोर आप भी हैं? आजकल किस पार्टी में? नहीं, कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, फ्लिप ऑफ टंग, फ्लिप ऑफ टंग। ठीक है शरद जी बोले। अरे भाई ये तो बताइए आप कांग्रेस में थे, आजकल किस पार्टी में? आजकल किस पार्टी में ये तो बताओ भाई। फ्लिप ऑफ टंग हो गया इतना। अरे तो सेल्फ गोल है ना, तब मैं तो सेल्फ गोल है कि इंडिया गठबंधन में तब भी कांग्रेस पार्टी में थे, अब भी कांग्रेस पार्टी में है। प्रशांत किशोर नहीं है मैडम, काम किया। ठीक है, चलिए बात आगे बढ़ाइए। गैर राजनीतिक प्रशांत किशोर जी बिना रुपया लिए और पिछलग्गू बन गई प्रशांत किशोर जी तो क्या है, बिना पैसा लिए अपने पिताजी को पापा नहीं कहते होंगे, अगर कोई दे रहे हैं। आप शरद जी कैसी बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, देश की सभी बड़ी पार्टियों के लिए उन्होंने रणनीति बनाने का काम किया। बिना पैसे के अपना काम कर रहे हैं, सेवाएं तो आपने भी दी है। अरे पहले बात सुनने नहीं पूरी आप पहले। प्रशांत किशोर पैसे पे काम करते हैं, अगर वो कोई ऐसी बात फैला रहे हैं तो कहीं से उनको पैसा मिल रहा है, और पैसा इस समय किसके पास पता है ना आपको? जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ अडानी अंबानी का विकास। और पहले बात पूरी हो जाए। देश के कैपिटलिस्ट को गाली देने लग जाते हैं। अरे भैया नौकरी कहां से चलेगा सर जी? इसको गाली देने से काम नहीं चलेगा, को गाली देने से काम नहीं चलेगा। वो आपको समझनी पड़ेगी। आपके कई प्रदेशों की सरकार में इन्होंने कहा आप इस तरीके के आरोप लगाते हैं तो कुछ उसके पीछे अरे बता रहा हूं ना, कुछ तथ्य होने चाहिए। हवाई आरोप को गाली देंगे, आप कैटरीना कैफ को गाली देंगे, एक एक करके महिला शक्ति आप मान कर रहे हैं। क्या कैटरीना कैफ दर्शन करने नहीं आ सकती? कैटरीना कैफ पार्टी के लिए है, बहुत हिमायती बनते हैं कि कैटरीना कैफ को आने दिक्कत हो गई, और वहीं पे ये इनके अध्यक्ष यहाँ नहीं आएंगे, टीले वाली मस्जिद पे रमजान में बिरयानी खाने पहुँच जाएंगे, तब इनको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भगवान के घर नहीं आ सकते हैं, और बिना बुलाए ये बार बार कहते हैं इस बात को। खाएंगे तो कोई बात नहीं। अरे बिरयानी वाले मोदी जी रहे यार, भूल जाते हो आप। नेता जाते मोदी वाले बिरयानी ठीक है, एक एक करके अब एक एक करके मैं पीयूष जी आपके पास आ रही हूँ। शरद जी अपनी इन्होंने अभी जो कहा, क्या उत्तर प्रदेश में चवन्नी नहीं है तो उत्तर प्रदेश में चवन्नी नहीं तो क्या है? इनको चुप कराइए, रहे एहसास होगा, पश्चिम बंगाल में एहसास होगा सर, किसी चवन्नी का एहसास होगा, आपकी बोलिए ना, आप बोलिए शरद जी अपनी बात पूरी करें। स्थिति पूरा देश जानता है। अखिलेश यादव आज की तारीख में अगर आप उनका पॉलिटिकल रिकॉर्ड देखेंगे तो वाकई में अपने दम पर उन्होंने चुनाव नहीं जीता। उन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जीता, ना अखिलेश यादव ने लोकसभा में वो परफॉर्मेंस दी जिसकी अपेक्षा पार्टी उनसे कर रही थी। राहुल गांधी के लिए भी हम यही कह सकते हैं, वो तब से पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, कभी अध्यक्ष के तौर पर तो कभी एक पार्टी के महासचिव के तौर पर, लेकिन क्या पार्टी ने एक बार भी लोकसभा में जीत हासिल की? ये हमारे पार्टी का इंटरनल मामला, इसको हम तय कर लेंगे। आने वाला चुनाव आपको पूरा संदेश देगा। आने वाले चुनाव में पूरा संदेश आपको मिलता है, एक बार धैर्य रखिए। अगर इन लोग को बोल लेना तो मैं उतर जाऊं मन से, ये लोग बोल रहे तो जनता पहले ही उतार चुकी है। बात तो पूरी हो जाने दीजिए। देखिए ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। एक बात पूरी हो जाए। दूसरी सीट वाले हैं, पप्पू चले प्रधानमंत्री बनाने, अरे शब्दों की मर्यादा रखें। मैडम सुन लीजिए, शब्दों की मर्यादा रखे, बता दीजिए शब्दों की मर्यादा रखे, शब्दों की एक बात बताइए, इनसे कहिए शब्दों की मर्यादा रखे पहले। एकदम मर्यादाओं की बात कर रहा है। लेकिन इस तरीके की बात ना करें। आपके युवराज को पप्पू कहेंगे, तुम कहे करिए यार मां बंगाली। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात दूसरी बात अपने नेता जाके कह दो 5 एकड़ जमीन हम देश के प्रधानमंत्री को, देश के मुख्यमंत्री मजार बन गई है, गाली दी मां बहन बनने ये क्या बात है? इनको मंदिर बनने से दिक्कत है, अपनी 5 एकड़ की मस्जिद जाके झांक लो कितनी बनी। आप पीछे कुछ लोग और हैं जो बात करना चाहते हैं, आगे इधर आइए, आगे बढ़िए। लगातार चर्चा हो रही है 2024 के चुनाव में इस बार किसके सर पर जीत का ताज सजेगा। थोड़ा सा आगे आ जाइए भाई साहब, क्या नाम है आपका?
महेंद्र त्रिपाठी। इस बार जनादेश क्या होगा, इस बार मुद्दे क्या क्या हैं? इस बार मुद्दे जो है विकास के हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश में राम लहर है, और राम लहर चाहे पहला चुनाव हो चाहे दूसरा चुनाव हो, इस पूरे चुनाव में 2024 में राम लहर ही है। और जो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, कहीं न कहीं राम लला जी की कृपा है। अच्छा, लेकिन राम की लहर आप उत्तर भारत में तो कहें, लेकिन क्या ये दक्षिण भारत में भी है? वहाँ भी पहुँच गए हैं राम जी, सब जगह। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल राम जी का लहर है, और पूरी दुनिया में राम जी की जय जयकार हो रही। यही वजह है कि जिधर देखो उधर विपक्ष परेशान है इस राम लहर से, और उसके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और यही वजह है कि वो मुद्दा विहीन है, केवल मोदी को मतलब आलोचना करते हैं, उनके काम को नहीं देखते हैं। यही वजह है कि देश की जनता उनको अब मतलब इस तरह से नहीं देख रही है, चूँकि जब उनको आमंत्रण मिला था तब उन्होंने रामलला के मंदिर के उद्घाटन के आमंत्रण को ठुकरा दिया था। अब लग रहा है कि देश की जनता उन्हें ठुकरा दी, चूँकि राम जो है किसी सत्ता दल के पार्टी के नेता नहीं है, राम जन जन के नायक हैं और पूरे दुनिया के नायक हैं। यानी इसका मतलब ये है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक राम की लहर चल रही है, ये आपका कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशीनाथ कल्याणकर है। आप कहाँ के रहने वाले? कर्नाटक का रहने वाला हूँ। आप कर्नाटक से आए हैं? बताइए बताइए, क्या है आपके मन में? हमारे पास तो मोदी जी की पूरे लहर है, 400 के पार होने चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हमारे तो वो इतना चल रहा है, दक्षिण भारत में नहीं है बोले ना, उसके बाद में उसको बोल के आना बोला। अच्छा, कर्नाटक में उतनी चर्चा है कि राम मंदिर का निर्माण हो गया? नहीं, आज भव्य प्रमाण से चल रहा, भव्य प्रमाण पे जुलूस चल रहा था हमारे यहाँ कलबुर्गी में। इतना पहले झंडा पकड़ना मुश्किल था, आज भव्य प्रमाण में जुलूस चल रहा। मैं उतना छोड़ के यहाँ आया हूँ। क्या बात कर रहे हैं, वहाँ पे झंडा पकड़ना मुश्किल था पहले? अच्छा, क्या होता था कर्नाटक में, माहौल कैसे बदला? ये कांग्रेस सरकार यही हाल था, मारो छोड़ो ये करो, अभी नहीं है। अच्छा, लेकिन दक्षिण से आप आ रहे हैं तो दक्षिण में केवल कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु हो, केरल में तो बीजेपी का कोई वोट बैंक ही नहीं है। केरल में तो कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी है। केरल का मुझे मालूम नहीं मैडम, मैं कलबुर्गी की बात करता हूँ, कर्नाटक के बेंगलुरु साइड की बात करता हूँ। हमारे बेंगलुरु साइड तो वो क्या है, पूरा 400 पार हो जाएगा, हमको मालूम, पूरा दिल से बोले। हम 14-15 लोग हैं, मेरी फैमिली के साथ हैं यहाँ पे कर्नाटक से। सोचिए, कर्नाटक से आया परिवार, शरद जी ये कह रहा है कि वहां पर भी राम नाम की लहर है, और इस राम नाम की लहर को क्यों कांग्रेस पार्टी नकार रही है? देखिए, देश राम का है, राम इस देश के हृदय में बसते हैं, तो राम लहर तो रहेगी ही। लेकिन इस राम लहर को अगर आप मोदी से तुलना करती हैं, उसके आप आधार पर आप इस बात को ले जा रही हैं, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, हम कोई राजनीतिक ज्योतिष नहीं है, हम डेमोक्रेसी पर विश्वास करते हैं, हम चुनाव पे विश्वास करते हैं। आने वाला जो चुनाव हो रहा है, जब परिणाम आएगा स्पष्ट हो जाएगा कौन कहां कितना जीत रहा है, और न आप कहीं जा रही हैं न हम कहीं जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक बात मैं बड़ी फुर्ती से जनता की राय ले लेती हूँ। इस बार बीजेपी 400 पार होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मैडम, बीजेपी 400 पार। अरे थोड़ा हो सकता है कम भी, आप कह सकते हैं। बिल्कुल 400 से ज्यादा ही होगा। 400 से ज्यादा होगा, आपका क्या कहना है? 400 से ज्यादा ही। बीजेपी का क्या स्ट्राइक रेट रहेगा इस बार? बीजेपी अच्छे नंबर लाएगी, सरकार बनाएगी मोदी? नंबर 1 पर रहेगी बीजेपी, नंबर 1 पर रहेगी। ठीक है, इधर क्या कहेंगे आप? हम बिहार से आए हैं, हमको यहाँ आते 25 साल हो गया, लेकिन इतना विकास नहीं मैंने देखा। आज मोदी जी का लहर घर घर में है, एक बार फिर मोदी आएंगे, एक बार फिर मोदी आएंगे। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं? जो 70% प्लस वोटर हैं वो हिंदू वोटर हैं, वो अब जाग चुके हैं। हिंदू वोटर जाग चुका है, मतलब कहाँ जाएगा मत? तो मतलब एक सत्य समझ में आ गया है कि इनके हृदय में क्या है और करनी में क्या है। कि आप मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। नहीं, क्वेश्चन नहीं, अब क्वेश्चन नहीं होगा, अब राय देने का वक्त आ गया है। इस बार बीजेपी 400 पार हो रही है या नहीं हो रही है? किलो छू सकती है, छू सकती है 400 का आंकड़ा, क्या कहेंगे? मैडम, मैं शिव कुमार मिश्रा हूँ, अयोध्या का मूल निवासी हूँ। मैंने यहाँ कई चुनाव देखा है, और मेरी अपनी सोच है और धारणा है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसे 2-3 उदाहरण मैं दे दूँ। धारा 370 हटाया, जो एकदम असंभव सा काम था। मुफ्ती जी महबूबा जी कहती थी कि यहाँ धारा 370 हटेगी तो खून की नदी बहेगी, तो वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, धारा 370 हटी। आतंकियों का सफाया हो रहा है। जो जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवाद की घटना होती थी, लोग मारे जाते थे, कश्मीर जाना लोग भूल गए थे।
वहाँ आतंकवादी अब कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब मैं किसी पार्टी को बिलोंग भी नहीं करता और सच्चाई बोल रहा हूँ। अच्छा, जब राम के नाम की बात आती है तो क्या झारखंड में भी ये चर्चा होती है? हाँ होती है, बहुत ज्यादा होती क्या राम और राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक चर्चा भी होती है? है, बहुत ज्यादा होती है। अभी तो लग रहा है कि बेसिक जो मुद्दा है, लगता है कुछ से हम लोग थोड़ा भटके हैं, बहुत ज्यादा चर्चा इस पे हो रही है। और बेसिक मुद्दा, तो बेसिक मुद्दा बचपन में थे उस समय हम लोग किसान सुनते थे, गरीबी सुनते थे, पता नहीं कहाँ चला गया है वो। ऐसे रामचंद्र जी का मुद्दा ठीक है, लेकिन बेसिक मुद्दा से हम लोग थोड़ा भटके हैं। तो एक बात बताइए, मैं बेसिक मुद्दे पर आती हूँ। मैं महंगाई, रोजगार, किसान, युवा, इन सारे मुद्दों पर आप मोदी सरकार को कहाँ रेट करते हैं? चलिए